मैं तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ। देखो, मैं गांव की एक गरीब माँ की बेटी हूँ, तो जो सपने तुम सजा रहे हो वो सच नहीं हो सकते हैं। इसलिए तुम यहीं से वापस चले जाओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अरे वाह, तुम तो बहुत ही समझदार हो। मेरे कुछ बोले बिना ही तुम सब कुछ समझ गई। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। भारत के छोटे से गांव करौती में आज भी जीवन उतना ही सरल और शांत था जितना कि पहले हुआ करता था। खेतों में लहराती फसलें, लोगों के चेहरे पर हमेशा रहने वाली सुंदर सी मुस्कान और गांव में चलती ठंडी हवाएं मन को मोह लेती थीं। इसी गांव में रहती थी शारदा, जिसकी 2 बेटियां थीं, जिनका नाम लक्ष्मी और मोहिनी था। दोनों बहनों में अक्सर ही विवाद हुआ करता था, कभी भी उनकी आपस में बनी नहीं रहती थी। वे हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करती रहती थीं। उनकी माँ शारदा उन्हें बहुत समझाती, लेकिन वो भी अब हार चुकी थी। मोहिनी, मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुनकर ले आई हूँ और मैं अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। इसीलिए अब तू खाना बना और जल्दी से जाकर झाड़ू लगा और फिर बर्तन धो देना। वाह, क्या बात है। खाना भी मैं बनाऊं, झाड़ू भी मैं लगाऊं और बर्तन भी मैं ही धोऊं, तो तू क्या करेगी? बस आराम। बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है, तुझे पता नहीं है? मैं इतनी मेहनत से जंगल में से सूखी लकड़ियाँ चुन चुन कर लाई हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब बहुत ही छोटे छोटे काम हैं। एक दिन जंगल से लकड़ियाँ लाकर देख, तब तुझे पता चलेगा कि क्या हालत होती है। अच्छा, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। बस इतना सुन ले कि तू बर्तन धोएगी और मैं झाड़ू लगा दूंगी, फिर काम जल्दी हो जाएगा। मैं भी खाना बनाते बनाते बहुत थक गई हूँ। मैंने बड़े से बड़े कामचोर देखे हैं, लेकिन तुम तो उनसे भी बड़ी कामचोर हो। भला खाना बनाते बनाते कौन थक जाता है? खाना तो वैसे ही आराम से बनाना होता है, और तुम उसमें भी थक गई। अच्छा, अगर खाना बनाना इतना ही आसान है तो आज से तू ही खाना बनाना, फिर तुझे पता चलेगा कि खाना बनाना कितना कठिन है। थोड़ी सी भी भूल चूक होती है तो सभी खाने की थाली लेकर सुनाने लग जाते हैं। मुझे खाना बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो सभी मेरे खाने की बहुत ही बुराई करते हैं। मैं इतने अच्छे से खाना बनाती हूँ, फिर भी किसी को मेरा खाना पसंद नहीं आता है। मैंने जब पिछली बार खाना बनाया था तो माँ ने मुझे कितनी डांट सुनाई थी, इसलिए मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ, आ गया ना समझ में? खाना बनाने में भले ही मेहनत कम है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। इसलिए अब जल्दी से झाड़ू लगा, मैं फिर बर्तन धो दूंगी। दोनों बहनों में इसी तरह काम को लेकर झगड़ा हो रहा था। तभी उनकी माँ शारदा वहाँ पर आ जाती है। तुम दोनों की उम्र अब शादी के लायक हो गई है, लेकिन तुम्हारी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली ही है। थोड़ा शर्म करो। आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि ये लोग इतने बड़े बड़े होकर भी अभी तक एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम दोनों की इस लड़ाई झगड़े से मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। इस घर में तभी सुकून आएगा जब तुम में से किसी एक की शादी हो जाएगी। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये लक्ष्मी की ही शादी आप कर दो। यही मुझे हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है। जब अपने ससुराल में काम करना पड़ेगा तो इसको समझ में आएगा कि मेहनत करना किसे कहते हैं। मैं भला क्यों शादी करूं? मुझसे बड़ी तो तुम हो, तो इसीलिए तुम्हारी शादी ही होनी चाहिए, जो इतनी कामचोर है कि सिर्फ खाना बनाने में ही थक जाती है। अब तुम दोनों बिल्कुल चुप कर जाओ, वरना एक एक कान के नीचे लगा दूंगी। मोहिनी, तुम चुपचाप जाओ और झाड़ू लगाओ, और लक्ष्मी, तुम खाना बनाकर बर्तन धोने चली जाओ। और अब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। चुपचाप अपना काम करना। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ के कहने के मुताबिक मोहिनी घर में झाड़ू लगाने लग जाती है और लक्ष्मी घर के सारे बर्तन साफ करने लग जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे, लेकिन दोनों बहनों का आपसी मतभेद कम नहीं हुआ था। अरे शारदा बहन, घर में हो या नहीं? जरा सुनती हो? मुझे एक कटोरी चावल दे दो जरा। मेरे घर चावल खत्म हो गए हैं। हाँ बहन, क्यों नहीं। लक्ष्मी, जरा एक कटोरी चावल लेकर आना। आओ ना रामदुलारी बहन, अंदर आ जाओ। और बताओ शारदा बहन, तुम्हारी बेटियां तो अब शादी के लायक हो गई हैं, तो उनकी शादी के बारे में क्या सोचा है? हाँ बहन, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है।
लेकिन मैंने सोचा है कि पहले बड़ी बेटी की शादी करूं, उसके बाद छोटी की शादी करूं। हाँ, लेकिन तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत ही संस्कारी है और छोटी बेटी में भी काफी गुण है, लेकिन वो बहुत ही लड़ाकू स्वभाव की है। जब देखो किसी न किसी से लड़ने लग जाती है। अरे, क्या ये चावल रामदुलारी चाची को चाहिए था? मुझे तो लगा कि कोई भिखारी आया है, इसलिए मैं ये छोटी वाली कटोरी में चावल लेकर आई हूँ। चुप कर जा लक्ष्मी, बड़ों से ऐसी बात करते हैं क्या? जा, बड़ी कटोरी में चावल लेकर आ। माफ करना रामदुलारी चाची, मैं आपको भिखारी समझ बैठी। वैसे आपकी शक्ल थोड़ी थोड़ी भिखारी से मिलती भी है। हंसते हुए लक्ष्मी बड़ी कटोरी में चावल लेने चली जाती है। कुछ भी कहो शारदा बहन, तुम्हारी छोटी बेटी बहुत ही नकचड़ी और बदतमीज है। बताओ, आज मुझे भिखारी ही बना दिया। अरे अरे रामदुलारी बहन, तुम बुरा मत मानो। तुम तो जानती ही हो लक्ष्मी बचपन से ही थोड़ी उल्टी मिजाज की है। उसे बच्ची समझकर माफ कर दो। फिर लक्ष्मी बड़ी कटोरी में चावल ले आती है और रामदुलारी चाची को दे देती है। चावल लेकर रामदुलारी अपने घर चली जाती है। लक्ष्मी महारानी, सुबह के 6 बज चुके हैं। अब जल्दी से उठ जाओ और जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ जाओ। अरे क्या हुआ? मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी, लेकिन तूने मेरा सपना पूरा नहीं होने दिया। कम से कम सपने में तो मुझे सुकून से जीने दे। सपना बाद में देखना, पहले जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ जा। लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं और खाना भी नहीं बना है। अगर खाना नहीं बना तो माँ बहुत गुस्सा करेंगी और उसकी जिम्मेदार तू होगी। हाँ हाँ, हर चीज की जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। आज तो मेरा दिन ऐसे ही मनहूस ही बीतेगा, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही तेरी शक्ल देख ली है। फिर लक्ष्मी लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। वो जंगल में चलते चलते मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। मुझे सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेज दिया। पता नहीं ये गरीबी इतना दुख क्यों देती है। काश ऐसा हो जाए कि मैं भी पैसे वाली बन जाऊं, फिर मुझे इतना दुख नहीं उठाना पड़ेगा। इस तरह से अपनी किस्मत को दोष देते हुए लक्ष्मी जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी एक पेड़ के नीचे उसे एक लड़का दिखाई देता है जो बेहोश पड़ा हुआ था। जब लक्ष्मी की नजर उस लड़के पर जाती है तो वो उसके पास जाती है। अरे, लगता है ये लड़का किसी अमीर घराने से है। इसकी पोशाक और इसके कपड़े बहुत ही महंगे लग रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर इस सुनसान जंगल में क्या कर रहा है? अरे, ये मैं कहाँ पर हूँ? क्या मैं जिंदा हूँ या फिर मुझे किसी भूत ने खा लिया है? अरे अरे, तुम डरो मत, तुम अभी जिंदा हो और मेरे सामने हो। तुम पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पर इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक जरूरी काम से दूसरे गांव गया था। वो यहाँ से 80 मील दूर है। मैं जब अपने घर की ओर आने के लिए निकला तो शाम हो गई थी। तभी मेरे घोड़े ने किसी सांप को देख लिया और वो बेकाबू हो गया और वो मुझे इस जंगल में लेकर आ गया। मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था। तभी मुझे भूत की आवाज सुनाई दी और मैं डर के मारे बेहोश हो गया। बेहोश ही हुए हो या फिर कुछ गिला पिला भी कर दिया है? गिला पिला? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। अरे अरे, कुछ नहीं। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इस जंगल में क्या कर रही हो, और वो भी अकेली? मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं इस जंगल में हर दिन लकड़ी लेने के लिए आती हूँ, तो इसीलिए मुझे डर नहीं लगता है। और वैसे भी गरीब से तो डर भी डर जाता है। तुम्हारी बातें तो बहुत ही मीठी और गोलमटोल होती हैं। सच कहूँ तो तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस यूं लग रहा है कि इसी तरह तुमसे दिन भर बातें करते रहूं। हाँ हाँ, ठीक है। अब तुम अपने घर चले जाओ, नहीं तो फिर से भूत दिख गया तो बेहोश हो जाओगे। दोनों हंसते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आरव अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन उसका दिल तो उस जंगल में लक्ष्मी के पास रह गया था। वो अगले दिन उसी जंगल में लक्ष्मी का इंतजार करता है। अरे, क्या आज तुम फिर से रास्ता भूल गए हो जो इस जंगल में बैठे हो? नहीं लक्ष्मी, मैं सिर्फ तुमसे बातें करने के लिए यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है,
तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ। देखो, मैं गांव की एक गरीब माँ की बेटी हूँ, तो जो सपने तुम सजा रहे हो वो सच नहीं हो सकते हैं। इसलिए तुम यहीं से वापस चले जाओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अरे वाह, तुम तो बहुत ही समझदार हो। मेरे कुछ बोले बिना ही तुम सब कुछ समझ गई। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। देखो, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें पहली नजर में देखकर ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैंने सोचा था कि ये बात तुम्हें कुछ दिनों बाद बताऊंगा, लेकिन तुम तो बहुत पहले ही सब कुछ समझ गई। इसलिए मैं तुमसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं अगर तुमसे शादी करने के लिए तैयार भी हो जाऊं, तो तुम्हारे माता पिता कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि वे बहुत ही अमीर हैं और मेरी माँ बहुत ही गरीब है। इसलिए ये सपने देखना सही नहीं है। मेरे माता पिता को मनाने की बात तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं उन्हें मना लूंगा और कल ही तुम्हारे गांव अपने माता पिता को लेकर आऊंगा रिश्ते की बात करने के लिए। इतना सुनकर लक्ष्मी शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है और आरव अपने माता पिता को इस शादी के लिए मनाने लग जाता है। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि वो लड़की बहुत ही सुंदर और संस्कारी है। वो हमारे घर को अच्छे से संभाल लेगी। लेकिन बेटा, शादी विवाह में इतनी जल्दबाजी नहीं करते हैं। तुम एक बार और अच्छे से सोच लो। तुम हमारी इकलौती संतान हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दुख या तकलीफ आए। पिताजी, लक्ष्मी बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं उसके साथ हमेशा खुश रहूंगा। भले ही वो गरीब है, लेकिन उसका दिल बहुत ही साफ है। आप कृपा करके शादी के लिए हाँ कर दीजिए। ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो कल हम उस लड़की को देखने के लिए चलेंगे। अगर हमें लड़की पसंद नहीं आई तो हम तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं करेंगे। ये बात याद रखना। आरव अपने माता पिता की बात मान जाता है। दूसरी ओर लक्ष्मी ये सोचकर बहुत ही खुश थी कि अब उसकी गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। अब रात भर तारे गिनते ही रहेगी क्या? चल अब सो जा। अगर आरव अपने माता पिता को लेकर आ गया तो तेरी शादी पक्की हो जाएगी। माँ ने भी अब तो हाँ कर दी है, फिर तुझे किस बात की चिंता हो रही है? सच बताऊं तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि अब मैं इस गरीबी के जाल से बाहर निकल जाऊंगी। बस मैं ये सोच रही हूँ कि आरव के माता पिता मुझे देखकर शादी के लिए हाँ कर दे। तो उसकी चिंता मत कर, वे तुझे देखकर हाँ ही करेंगे। हाँ, इतना भरोसा तो मुझे खुद पर ही है, क्योंकि मैं सुंदर भी हूँ और मेरी बातें भी बहुत ही अच्छी हैं। इसलिए तो आरव एक बार में ही मेरी बातों को सुनकर मुझे पसंद कर लिया। हाँ हाँ, बस कर। अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना सही नहीं है। चल अब सो जा। बाकी क्या होता है वो तो कल ही पता चलेगा। हाँ, बस आरव के माता पिता मुझे देखकर शादी के लिए मान जाए, फिर मैं भी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनूंगी, सोने के गहने पहनूंगी और शान और शौकत से रहूंगी। इतना बोलकर लक्ष्मी अपनी आंखें बंद कर लेती है। मोहिनी अपनी बहन की बातों को सुनकर थोड़ा चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उसकी बातों में अब घमंड और लालच साफ छलक रहा था। अगले दिन आरव अपने माता पिता को लेकर लक्ष्मी के घर आता है। आइए आइए भाई साहब, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी अपनी बेटी को बुलाती हूँ। फिर शारदा अपनी बेटी लक्ष्मी को बुलाती है। जैसे ही आरव के पिता की नजर लक्ष्मी पर पड़ती है तो वो उसे एक नजर में ही पसंद कर लेते हैं। वाह बेटा, तुम्हारी पसंद को तो सलाम है। मुझे लक्ष्मी बहुत ही पसंद आई। यही हमारे घर की बहू बनेगी। बहन जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता बिल्कुल पक्का समझिए। अब जल्द ही इनकी शादी की तारीख तय कीजिए। इस तरह कुछ ही दिन बाद आरव और लक्ष्मी की शादी हो जाती है। अब घर में सिर्फ मोहिनी और उसकी माँ बची थी। अब घर की सारी जिम्मेदारी मोहिनी पर आ गई थी, क्योंकि माँ बूढ़ी थी और उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता था। एक दिन जब मोहिनी जंगल से लकड़ी लेकर आती है तो अपनी माँ को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। वो जल्दी से अपनी माँ को उठाकर किसी तरह पलंग पर लेटा देती है और दौड़कर डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर शारदा का चेकअप करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उसे एक गंभीर बीमारी है। बेटी मोहिनी, तुम्हारी माँ को एक गंभीर बीमारी है और इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द करना होगा, वरना ये बीमारी लाइलाज हो जाएगी।
हाँ हाँ डॉक्टर चाचा, मैं तो अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हारी माँ को एक गंभीर बीमारी है। इसका इलाज गांव में नहीं हो पाएगा। इसके लिए तुम्हें अपनी माँ को शहर के अस्पताल में ले जाना होगा और इसमें खर्च भी बहुत ज्यादा आएगा। खर्चा बहुत ज्यादा आएगा? लेकिन कितना डॉक्टर साहब, आप कुछ अंदाजा बताइए। मेरे अंदाजे से तो लगभग 50,000 रुपए का खर्च आएगा। तब जाकर तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ होगी। अगर तुमने 3 महीने के भीतर अपनी माँ का इलाज नहीं करवाया तो उन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करके अपनी माँ का इलाज करवा लो। 50,000 रुपए, ये तो बहुत ही ज्यादा है डॉक्टर साहब। मेरे पास तो अभी सिर्फ 1-1.5 रुपए ही होंगे। मैं इतने सारे पैसों का बंदोबस्त भला कैसे करूंगी? देखो बेटी, तुम्हारी माँ को बचाने का यही एक अंतिम रास्ता है। अगर तुम 50,000 रुपए का इंतजाम कर पाओ तो तुम्हारी माँ बच जाएगी, वरना फिर सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। अब मैं चलता हूँ, तुम अपनी माँ को समय समय पर दवाई देती रहना। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चल जाता है और मोहिनी अपनी माँ के पास बैठकर पैसों का इंतजाम करने का रास्ता ढूंढने लग जाती है। तभी उसे अपनी छोटी बहन लक्ष्मी की याद आती है। अरे हाँ, लक्ष्मी की शादी तो बहुत ही अमीर घराने में हुई है, तो मैं उससे ही 50,000 रुपए मांग लेती हूँ और धीरे धीरे उसको लौटा दूंगी। अब मुझे देरी नहीं करनी चाहिए, मैं जल्दी से लक्ष्मी के घर चलती हूँ। लक्ष्मी का गांव दूसरे कस्बे में था। मोहिनी जल्दी जल्दी लक्ष्मी के घर की ओर चली जाती है। कुछ देर की थकान भरी यात्रा करने के बाद वो लक्ष्मी के घर पहुंच जाती है और लक्ष्मी का गेट खटखटाती है। अरे मोहिनी, तुम जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। बताओ मोहिनी, आज मेरे घर कैसे आना हुआ और तुम इतनी चिंता में क्यों हो? क्या कोई बात हो गई है क्या? हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही समझा। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें एक बीमारी हो गई है जिसके इलाज के लिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए। डॉक्टर ने कहा है अगर हमने अपनी माँ का इलाज शहर के अच्छे हॉस्पिटल से नहीं कराया तो माँ को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं बहुत ही चिंता में हूँ। हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम इसमें भला क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पास 50,000 रुपए भला कहाँ से आ पाएंगे? हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे पास 50,000 रुपए नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास 50,000 रुपए आसानी से हो जाएंगे, इसलिए तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। मोहिनी की बात सुनकर लक्ष्मी मन ही मन सोचने लग जाती है। मेरे पास 50,000 रुपए तो हैं, लेकिन मैंने अगर दे दिया तो माँ बच जाएगी। लेकिन ये मोहिनी मेरे 50,000 रुपए कभी नहीं लौटा पाएगी, और इतने सारे पैसे अगर माँ को बचाने के लिए लगाने से अच्छा है कि अब उन्हें बीमार ही रहने दिया जाए, क्योंकि वैसे भी अब उनकी उम्र हो गई है। आज नहीं मरेंगी तो 2-4 साल बाद मर जाएंगी। मैं मोहिनी को पैसे के लिए मना कर देती हूँ। मोहिनी, मैं सच बताऊं तो मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है। अभी आरव का भी व्यापार बहुत ही मंदा चल रहा है, इसलिए हमारे घर में भी पैसों की बड़ी किल्लत है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ कर देना। लक्ष्मी, अगर तुम्हें पैसा नहीं देना है तो तुम मुझे साफ साफ भी बोल सकती हो, कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुमसे उम्मीद लगाकर आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम पर भी पैसों का नशा चढ़ गया है। इतना कहकर मोहिनी वहां से चली जाती है। निराश मन से मोहिनी चली जा रही थी। तभी मौसम ने अपना रुख बदल लिया और बारिश जैसा मौसम होने लग गया।